नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। सीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। सीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सीएम मनोहर लाल और जेपी नड्डा की मुलाकात की। वहीं निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम लोक लुभावन वादों के साथ अपना संकल्प पत्र जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के 46 शहरों में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। राज्य में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं इन सभी निकायों में वोटों की गिनती 22 जून को की जाएगी। खैर, ये तो था निकाय चुनावों का पूरा शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं तैयारियों की। राज्यसभा चुनाव खत्म ही हुआ कि अब राजनीतिक पार्टियों के लिए निकाय चुनाव सर पर है। निकाय चुनाव के रण को भेदने और जीत पाने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और करे भी क्यों ना। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव हर पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा और चुनाव दर चुनाव पार्टियों का कद भी तो बढ़ता है। जहां पहले बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की घोषणा के बाद साफ है कि बीजेपी जेजेपी अब साथ में निकाय चुनाव में उतर रही हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी तैयारियों में कितनी आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बीजेपी ने सबसे पहले अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे। वो चलिए आप नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र। सभी क्षेत्रों में लगेगी एलईडी और सोलर लाइट्स। बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण। जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे। शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा। शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे। सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी। सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा। नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा। अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा।
सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे। गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के लिए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद ये दूसरी बड़ी चुनौती है, जिस पर खरा उतरकर वो हाईकमान के समक्ष खुद का दबदबा कायम रखना चाहेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के हौसले पंजाब फतेह के बाद से बुलंद हैं और आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर ही है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव निशान अलॉट कर दिया। बीजेपी निकाय चुनाव पार्टी चिन्ह पर ही लड़ती है। कांग्रेस ने चिन्ह पर अभी तक चुनाव नहीं लड़े उम्मीदवारों को बड़े नेताओं का समर्थन रहता है। जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, इसलिए दोनों दल आपस में सीटें बांटकर ही चुनाव दंगल में उतरेंगे। पंचायत चुनाव से ठीक पहले हो रहे निकाय चुनाव में सरकार बड़ी जीत दर्ज कराना चाहेगी। ज्यादा से ज्यादा निकायों में उसके अध्यक्ष बने, जिससे कि धरातल पर पकड़ और मजबूत की जा सके। इनेलो की भी कोशिश रहेगी कि वो पार्टी चिन्ह पर ये चुनाव लड़कर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जिता विरोधी दलों को चौंकाए, क्योंकि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और आप उसे आज के परिप्रेक्ष्य में कमतर आंक कर चल रही हैं। कांग्रेस लाख दावे कर ले, लेकिन गुटबाजी उसमें अब भी कम नहीं है, जो कि राज्यसभा चुनाव में साफ हो गया। ऐसे में निकाय चुनाव में विरोधियों से पार पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। तैयारियां तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन किसकी तैयारियां रंग लाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना की तारीफ की और कहा कि यह योजना बहुत अच्छी है। इस योजना से युवाओं को देश की रक्षा के लिए काम करने का मौका मिलेगा। हरियाणा सरकार बाकी 75% युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी। इसके अलावा सीएम ने दिल्ली को मिल रहे पानी पर भी बयान दिया। सीएम ने कहा कि दिल्ली को उनके हिस्से का पानी मिल रहा है। साथ ही सीएम ने कुलदीप बिश्नोई और राहुल गांधी से ईडी की चल रही पूछताछ पर भी बयान दिया है। रूप से, क्योंकि बहुत सी जगह खाली है, चाहे रेलवे है, चाहे बाकी सरकारी नौकरियां हैं, वहाँ पर वो देंगे। और हम अपने प्रदेश में भी इन सब नौकरियों के नाते, जैसे अभी अगर हम पिछले 5 साल 7 साल में भी करें तो 1 लाख से ऊपर नौकरियां हमने सरकारी दी। तो इंडस्ट्री के बहुत बड़े अवसर मिले हैं, उसके अंदर भी 5 लाख लोगों को पिछले 7 साल में काम मिला है। ये एक लगातार चलने वाला यानी काम है, प्रवाह है। शिक्षा के बाद स्किलिंग के बाद अन्य ट्रेनिंग, इसमें से युवा को सक्षम बना करके और नौकरियों के रास्ते सब बनेंगे। केंद्र भी करेगा अपने तरीके से, केंद्र सरकार करेगी, हम हरियाणा सरकार के नाते भी इन सब विधाओं में जिस प्रकार बिश्नोई के बारे में तो वो जाने क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। ये ठीक है, हमारी उनकी मीटिंग हुई है, उनकी सद्भावना भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मन में उनके विचार भी हैं। तो कब ज्वाइन करते हैं, कब नहीं करते, उनका काम है। नहीं, मेरी ऐसी इस समय कोई मुलाकात की कोई योजना ऐसी नहीं है। जब भी करना चाहेंगे स्वागत है उनका। एजेएल का मुद्दा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और पुराने मुद्दे में इन लोगों ने पैसे का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग करके एजेएल को सहायता की है। सरकारी धन का पैसा और किसी एक पार्टी के या एजेएल के काम आए, ये कभी भी होता नहीं है। इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। अब ईडी देखेगी कि उसका मिसयूज हुआ है, नहीं हुआ है। हर एक एजेंसी को अपने तौर पर जांच करने का अधिकार है, वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद दोषी पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, ईडी फैसला। लेकिन प्रदर्शन और प्रदर्शन को रोकने का जो तरीका है सर, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि सांसद भी सड़कों पे हैं और जो धक्का मुक्की सी माहौल बना हुआ है एआईसीसी के आसपास। ये कांग्रेस को पूछना चाहिए, नहीं क्यों कर रहे हैं। वेस्ट होता है, वेस्ट ना हो। ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट लगाएं ताकि दोबारा से रीयूज पानी का हो, तो जो पानी उनका शेयर है उसका वो ठीक से कर सके। फिर भी हमने उनको आश्वासन दिया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी मिली थी कि हम जितना पानी स्पेयर कर सकेंगे। कुछ दिन की बात है, 8-10 दिन की, जब तक वर्षा नहीं होती, इन 8-10 दिनों के लिए जितना हम स्पेयर कर पाएंगे। पहले भी उनको हमने कुछ पानी अतिरिक्त दिया है, जो पानी हिस्से का बनता है। उस दिन जिस उसकी बात हुई थी, उनको थोड़ा पानी हमने उपलब्ध कराया भी था। और भी जितना हम, क्योंकि मानवता की जब बात आ जाती है तो पानी पीने के लिए तो सबको मिलना चाहिए, वो हरियाणा को भी मिलना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए। पीने के पानी की प्राथमिकता ये सब जगह होती है। तो हम उनकी जो उन्होंने अपील की है, तो हम उस नाते से अपने पार्टी के लोग भी आए थे, वो भी आए थे, बल्कि उनके जो इलेक्शन गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने भी मुझे फोन किया था। तो हमने कहा कि ठीक है, जितना स्पेयर होगा जरूर करके।
वहीं कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई से लगता है कि पीएम मोदी तानाशाही पर चल पड़े हैं और अब राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां चलवाई गई। कांग्रेस दफ्तर में पुलिस ने जबरदस्ती की कार्यकर्ताओं की बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी को तंग करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी गांधी परिवार को कुछ नहीं मानते, कई बड़े नेताओं को हिरासत में रखा है, टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। पीएम मोदी सरकारी ढांचे का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी सीबीआई का, कभी ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। हमने यह फैसला किया है कि उदयभान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 18 जून को राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें बेटियों ने बाजी मारी है। बोर्ड का 12वीं कक्षा का परिणाम 87.08% रहा, जिसमें लड़कियों का परीक्षा परिणाम 90.51% तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 83.96% रहा। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 12वीं के रिजल्ट में प्रदेश की छोरियों का जलवा देखने को मिला है। परीक्षा परिणाम में लड़कियों का रिजल्ट परिणाम 90.51 तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 83.96% रहा। वहीं कुल रिजल्ट 87.08% रहा। छात्रों के मुकाबले 6.55% ज्यादा छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। परीक्षा परिणामों की जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने बुधवार को शिक्षा बोर्ड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक और मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। सायंकाल 5 बजे से प्रत्येक विद्यार्थी अपना विद्यालय या विद्यार्थी अपलोड कर सकेंगे। इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं का आयोजन 30 मार्च से 29 अप्रैल तक किया गया था। वहीं कोरोना होने के चलते बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी। इन परीक्षाओं में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव और 40 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए रखे गए थे। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट बुधवार शाम 5 से बोर्ड की वेबसाइट www.bsehorg.in पर उपलब्ध है। बारहवीं परीक्षा में 2,45,685 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,13,949 उत्तीर्ण हुए और 23,604 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 85.46 और प्राइवेट विद्यालयों के पास प्रतिशतता 89.72 रही। रोहतक के निंदाना की काजल प्रदेश भर में 500 में से 498 अंक प्राप्त कर प्रथम, नरवाला की मुस्कान और पेहोवा की साक्षी दोनों छात्राओं ने 496 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नानौद हिसार की छात्रा श्रुति और खांबी पलवल की पूनम ने संयुक्त रूप से 495 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरा अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मैं बहुत खुश भी हूँ और रिजल्ट टाइम पे भी आ गया। हम बहुत टाइम से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आगे हम अब रिजल्ट आ गए तो अब DU में एडमिशन लेंगे और आगे मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है और रिजल्ट टाइम पे आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ।
12वीं के रिजल्ट आने के बाद बोर्ड के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर मलिक ने हर खबर से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं और हर साल परीक्षा में छात्राएं ही बाजी मारती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन छात्रों के कंपार्टमेंट आई है वो अगले साल मार्च में परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बुधवार दोपहर 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए, जिसको लेकर इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी और पिहोवा की साक्षी ने 12वीं की कक्षा में परचम लहराते हुए दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। कॉमर्स की छात्रा साक्षी ने प्रदेश में 496 नंबर पाकर दूसरे स्थान हासिल किया। स्पेशली हमारे पेहवा वासियों को, जिन्होंने पेहवा का नाम रोशन किया, और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि पेहवा से शिक्षा की तरफ, और पीछे नेशनल खेल कर खिलाड़ी आए थे, महिला आई थी, उसमें भी महिला ने मेडल जीता। तो पिछले कुछ साल से कह सकते हैं, 2 साल से 1.5 साल से बच्चियाँ, जो भी लड़की थी, ये भी हमारी छोटी बहन है, बेटी है, तो उन्होंने मेडल जीते हैं, शिक्षा में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है, उसके तहत लड़कियां आगे जाती हैं। अभी खेलो इंडिया में भी 12 रिकॉर्ड बने। मैंने कॉमर्स में फर्स्ट आई हूँ होल हरियाणा में, और सारे स्ट्रीम में मैं सेकंड आई हूँ। मुझे मेरे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स और मुझे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट बहुत किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार होना। तो वहीं नारनौंद की छात्रा श्रुति लाठर ने भी 12वीं में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचने का काम किया है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं स्कूल में छात्राओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार में जन्मी श्रुति ने शहरी क्षेत्र के छात्रों को पटखनी दी है और 495 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसके चलते बच्चे कितने जी आपके टोटल? पूरे स्कूल स्टाफ और आसपास के लोगों ने छात्रा को बधाई दी। इसके लिए उन्होंने कहा कि वो अपना फोकस लगातार पढ़ाई पर रखी है, इसके लिए वो लगातार मेहनत करती रही हैं। स्कूल के अलावा हर रोज घर पर भी वो 6 से 7 घंटे तक पढ़ाई करती थी। पढ़ाई में लगातार, और हर रोज़ जैसे जो टीचर काम देते थे वो डेली करना, और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी पूरा रहा। इसका टीचर्स को और पेरेंट्स को सर जो टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया है और तैयारी करवाई, टाइम टू टाइम प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी लेते थे, टेस्ट लेते थे, और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा सर। कभी एनवायरनमेंट अच्छा दिया। सभी बच्चे अच्छी तरह से पोजीशन लेवा, खूब पढ़ाई में मन लगावा जी। हमारी बेटी जिस तरह गांव का माहौल था, फिर भी उसके बावजूद भी पढ़ाई में खूब मन लगा कर पढ़ा कर दीजिए। खिलाओ जी, आप खुआओ जी, खुआओ। वहीं प्रदेश में 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने पर पलवल की बेटी पूनम ने कमाल कर दिखाया। खंबी गांव की BN सेकेंडरी स्कूल की छात्रा पूनम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। पूनम ने 500 अंकों में से 495 अंक हासिल किए। ग्रामीणों और स्कूल की ओर से पूनम को सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधक की ओर से 11,000 रुपए की राशि का चेक देकर पूनम को सम्मानित किया गया और गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर छात्रा को आशीर्वाद दिया। पीछे आप बाद में बना लेना। It is a very proud moment for me. Today I proved myself because 10th में शायद कुछ reasons थे, उनकी वजह से मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। So today I proved myself कि उस टाइम पे मेरा फॉल्ट नहीं था। It's all about luck. That's it, sir.
वहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। मामला बीते 13 जून का है, जब एक व्यापारी के व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से ऑडियो मैसेज आया, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताने वाला शख्स 5 करोड़ रुपए की रंगदारी का डिमांड कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन और देसी कट्टे को बरामद करने में सफलता हासिल की है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के माने तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये आरोपी है और पूछताछ में इसने टीवी और अखबारों में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुने जाने की बात बताई थी। इसी के चलते लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। क्राइम ब्रांच ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। दिनांक 13/6/2022 को सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके के एक व्यापारी से फ़ोन पे वॉइस नोट भेज के और व्हाट्सएप कॉल करके और उससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उसको ये कहा गया कि भाई हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं और अगर आप फिरौती नहीं दोगे तो आपको आपकी जान गंवानी पड़ सकती है। इस तरह की चीज़ें डरा के और फिरौती मांगने का उन्होंने ये काम किया, जिसके आधार पे हमने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत के आधार पे केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और 24 घंटे के अंदर ही हमारी क्राइम टीम 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उस धमकी देने वाला जो शख्स है, जिसका नाम आकाश है, मुजफ्फरनगर जिले का ये रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं गुरुग्राम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो बच्चों को घर में अकेला देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। एसीपी क्राइम की माने तो उन्हें महिला ने शिकायत दी थी कि शाम को जब वो घर पहुंची तो उसके बच्चे घर के बाहर रोते हुए मिले। पूछने पर बच्चों ने बताया कि एक अंकल आए थे जिन्होंने बताया कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद जब महिला घर के अंदर पहुंची तो घर में रखा सामान गायब था। वहीं महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी लखविंदर ने बताया कि वो अब तक गुड़गांव में 11 वारदातों को अंजाम दे चुका है। 1/6/2022 को एक औरत ने हमारे सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उसने बताया था कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती है और वो जब नौकरी से वापस आई 30/5 को, तो वहाँ पे उसके दोनों बच्चे रोते हुए मिले और उन्होंने बताया कि आपको तो पुलिस ने पकड़ लिया था, तो आप कैसे आए। तो उन्होंने पूछा आप रो क्यों रहे हो बच्चों से, तो उन्होंने बताया एक शख्स यहाँ पे आया था, उसने बताया कि आपकी मम्मी को पुलिस ने पकड़ लिया और यहाँ आपके घर पे एक पीली पर्ची रखी हुई है, वो मंगवाई है ताकि वो दे के और उनको पुलिस से छुटवाया जा सके। जिसके उसको ढूंढने बच्चों को उसको पर्ची को ढूंढने में लगा दिया और वो घर का साथ। वहीं आधुनिकता की दौड़ में आजकल समाज और परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है और संस्कारों की कमी की वजह से अपने ही परिवारों में बुजुर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर प्रेरणा संस्था के संस्थापक जय भगवान सिंगला और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कबीर जी एक बहुत पहुंचे हुए संत थे और उन्होंने घर बैठे भगवान को पा लिया। उन्होंने कोई आडंबर नहीं किया और समाज में से आडंबरों को उड़ाने की और वास्तविक जीवन जीने की उन्होंने समाज को प्रेरणा दी। आज प्रेरणा में संस्था में आज हमने
उनको याद किया। मौके पर बुजुर्गों के साथ चर्चा करने आए हैं। नाश करने के लिए जो दीप प्रज्वलित किया जा रहा है माननीय के द्वारा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हर खबर के साथ।